Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Julika Annam and I have started a new lesson on this channel जिसका नाम है साइंस पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकंड लेसन दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सॉरी लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। तो उस लेसन के पहले के 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके वो हमारे लेक्चर्स भी एक बार देख लीजिए। और ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। जी, सेल डिवीजन हम सभी पूरा सेल डिवीजन का टॉपिक आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सेल डिवीजन होता क्या है और सेल डिवीजन क्यों होता है, इससे क्या यूजेस होते हैं, ये हम पहले समझेंगे। सेल डिवीजन जो है इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है सेल डिवीजन जिसमें इन विच सेल डिवाइड्स in which cell divides into daughter cells. फाइन। तो इस सेल डिवीजन का प्रोसेस में क्या होता है कि जो है एक सेल जो है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, सपोज ये एक सेल है, ये सेल क्या करता है, डिवाइड होके ये अपने जैसे एक और नया सेल और एक और 2 नए सेल्स को डिवाइड करता है। तो ये जो पहले वाला सेल है, जो ये फर्स्ट वाला सेल है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। फाइन, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। और ये जो नए 2 सेल्स बने हैं इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। फाइन, इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। यहाँ पे कोई भी सन सेल्स नहीं होता है कि अभी आप बोलोगे कि डॉटर सेल है तो फिर सन सेल क्या है। नहीं, सन सेल कुछ नहीं होता है, सिर्फ डॉटर सेल्स होता है। फाइन, ये पेरेंट सेल हो गया हमारा और ये हो गया डॉटर सेल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेल डिवीजन होता क्या है ये हम समझ लिए। ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो है अपने जैसे 2 नए सेल्स को बनाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। अब सेल डिवीजन होता ही क्यों है एक्चुअल में, व्हाट इज द यूजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हमारे बॉडी में क्यों नेसेसरी है, ये हम देखते हैं। सेल डिवीजन किस किस के काम आता है। सबसे पहली बात, सेल डिवीजन की वजह से ही सेल डिवीजन एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है हमारे बॉडी में, और जिसके कारण जो हमारा बॉडी है वो ग्रो करता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है सेल डिवीजन के कारण ही ग्रो करते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों काम होता है, ग्रोथ के लिए। फाइन, उसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये, जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनका क्या करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं और उसके अलावा ग्रोथ भी करता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ग्रोथ के कारण काम आता है। अगर आपके सेल्स नंबर में बढ़ेंगे, एक सेल आपका 2 नए सेल में जब ट्रांसफ़र होता है तभी आपका ग्रोथ होता है। फाइन, तभी आपका हाइट बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है और आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है। उसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल डिवीजन के कारण ही सबसे पहले तो ग्रोथ करते हैं, उसके अलावा ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं सेल डिवीजन के कारण। फाइन, इसके अलावा जो आपके बॉडी में अगर आपको कुछ लग जाता है तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन के कारण ही जहाँ पे वुंड्स आता है, रिपेयर का काम करता है सेल डिवीजन, रिपेयरिंग ऑफ वुंड्स। फाइन, वुंड्स मतलब चोट। ठीक है, वुंड्स मतलब चोट, तो रिपेयरिंग ऑफ वुंड्स सेल डिवीजन के कारण ही। अगर एक स्किन है समझो, यहाँ पर आपका एक स्किन था। फाइन, अब इस स्किन में कुछ सेल्स, आपके यहाँ की जो कुछ सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो यहाँ पे नए सेल्स लाने का काम कौन करता है, सेल डिवीजन करता है। यहाँ पे नए सेल्स कौन लाता है, सेल डिवीजन। यहाँ पर यहाँ के जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो अच्छे वाले सेल्स है, वो वहाँ पर क्या करते हैं, सेल्स डिवाइड कर जाते हैं, वो अपने जैसे 2 नए सेल्स को बनाते हैं और फिर ये जगह भर जाता है। तो ये सारे कुछ यूजेस हो गए सेल डिवीजन के। एक सबसे पहली बात ये है कि ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का काम करता है, उसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है एक साथ, और उसके अलावा ये वुंड्स को, घाव को बनने के काम में आता है। फाइन,
अब हम देखते हैं आगे और क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहली बात, सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। सेल डिवीजन के 2 टाइप्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जो सेल डिवीजन प्रोसेस है हमारा, ये 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला टाइप है वो है माइटोसिस। 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है माइटोसिस और दूसरा टाइप है वो, उसको हम बोलते हैं मियोसिस। फाइन। एक होता है माइटोसिस, 1 मिनट, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब इन लोगों को हम एक बार एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं माइटोसिस के ऊपर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइटोसिस। ठीक है, ये एक टाइप का सेल डिवीजन है। उसके अलावा हमें मियोसिस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना होगा। सबसे पहले आते हैं माइटोसिस के बारे में। एक्चुअली माइटोसिस में होता क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब माइटोसिस देखिए, माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन, ठीक है, सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि ये जिस प्रकार का सेल डिवीजन है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। हमारे बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स। फाइन, बॉडी की ये किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? बॉडी सेल्स। ठीक है, बॉडी जो हाथ पैर नाक मुंह जो इतना भी बाहर का दिखने वाला बॉडी सेल्स है, उन सबको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल्स का एक और नाम है जिसका नाम है बॉडी सेल्स। फाइन, अभी एक और बात इसमें नोट करने वाली बात ये है कि हर एक सेल डिवीजन में जो है 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो सेल डिवीजन ही 2 टाइप का होता है, एक तो है माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस जब होता है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है वो है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और दूसरा स्टेप होता है उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। दूसरा स्टेप क्या है? साइटोकाइनेसिस। चलिए फाइन, अब मुझे बताइए सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस के बारे में जब मैं बोलती हूँ, कैरियो मतलब यहाँ पे नाम ही सजेस्ट कर रहा है। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो ये एक वर्ड है और ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस डिवीजन। उसके अलावा साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल। ठीक है, साइटो मतलब सेल या फिर साइटोप्लाज्म। ठीक है, और काइनेसिस का मतलब सेम वही है। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और उसके अलावा जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस में सेल या फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब हम सबसे पहले माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस में किस प्रकार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सबसे पहले आ जाते हैं, मैं यहाँ पर ए नहीं ए लिखूँगी, ए। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप वो है कैरियोकाइनेसिस। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में भी आपका ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। माइटोसिस में तो लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन मेयोसिस में उससे भी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा अच्छे भाषा में लिख देते हैं हम, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैसे होता है? अब कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला स्टेप है वो है आपका प्रोफेज। सबसे पहला स्टेप आता है आपके पास प्रोफेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा साथ में डायग्राम्स भी बना देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली बात ये समझिए, ये एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये एक होता है न्यूक्लियस। ये इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए मैं आपको लिए बना रही हूँ। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? बहुत सारा क्रोमोसोम मटेरियल होता है। वो ऐसे ही पड़ा होता है, मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका, बस ऐसे ही क्रोमोसोम मटेरियल्स इसके अंदर ऐसे होते हैं, धागे धागे टाइप के। उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम मटेरियल। फाइन, ऐसे
लंबे लंबे धागे टाइप होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम मटेरियल। फाइन। यहाँ पर मैं आपको चाहिए तो लेबल भी कर देती हूँ ताकि आप फिर से कंफ्यूज ना हो। ये हो गया आपका, ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन आपका। ठीक है, जो अंदर का आपके पास वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके अलावा जो अंदर का मटेरियल है उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स तो आई होप सभी को पता होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। तो अभी प्रोफेज में होता क्या है? ठीक है, प्रोफेज एक्चुअली होता क्या है और उसमें कौन से क्या क्या होता है इस प्रोफेज प्रोसेस के अंदर, वो हम समझेंगे। सबसे पहले बात तो प्रोफेज प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहली बात जो क्रोमोसोम मटीरियल्स होते हैं हमारे, क्रोमोसोम मटीरियल को मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में CHRO लिख रही हूँ। ये क्रोमोसोम मटीरियल जो है थ्रेड के समान होते हैं, मतलब धागों के समान होते हैं, एकदम पतली। और सबसे पहले जब प्रोफेज शुरू होने से पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, प्रोफेज अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इनिशियली जो है क्रोमोसोम मटेरियल एकदम थ्रेड के समान होते थे। ठीक है, अब इस थ्रेड के समान होते तो फिर हमें इसको क्या करना है, ये थ्रेड के समान जब होते हैं तो इस थ्रेड वाले क्रोमोसोम्स को हमें थिक करना पड़ता है। तो इसमें सबसे मेन प्रोसेस होता है थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। फाइन। तो सबसे पहले स्टेप जो प्रोफेस में होता है वो है थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जितने भी धागे टाइप के क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं पहले, वो सब थिकन हो जाते हैं और थोड़ा सा रॉड शेप में आ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है उसके बाद प्रोफेस होने के बाद वो किस शेप, कौन सा शेप ले लेते हैं, रॉड शेप में आ जाते हैं। फाइन। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसके अलावा जो है जो सेंट्रियोल्स होते हैं सेल्स में सेंट्रियोल्स करके एक सेल ऑर्गेनेली होता है। फाइन। ये सेंट्रियोल्स को क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब डबल हो जाते हैं। फाइन। ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाता है। इसके अलावा और भी एक चीज़ मेन चीज़ होती है, वो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। फाइन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब ये दिखाई नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा दिखना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं प्रोफेज में। फाइन। प्रोफेज एक फर्स्ट स्टेप है आपके माइटोसिस के अंदर। फाइन। प्रोफेज जो है ये फर्स्ट स्टेप है माइटोसिस के अंदर। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो क्रोमोसोम मटेरियल सबसे पहले थ्रेड्स के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही प्रोसेस शुरू हो जाता है क्रोमोसोम मटेरियल्स थिकनिंग करना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम मटेरियल्स का जो है गाढ़ा बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही गाढ़ा बन जाता है तो क्रोमोसोम कौन से शेप में आ जाता है, एक रॉड शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो थिक हो गया है। उसके अलावा जो सेंट्रियोल्स करके एक हमारे पास सेल ऑर्गेनेली होता है जो सेल डिवीजन में बहुत मदद करता है। फाइन। तो ये सेंट्रियोल्स को क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट कर जाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब डबल हो जाते हैं। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल प्रोफेज के अंदर। उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब दिखाई देना, थोड़ा 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 दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोफेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइन। इसके अलावा हमारे पास अभी नेक्स्ट एक स्टेप आता है, वो स्टेप का नाम है, प्रोफेज के बाद आता है हमारे पास मेटाफेज। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हम सेकेंड स्टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है मेटाफेज। चलिए, अब मेटाफेज में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब समझिए इसको। सपोज ये एक बाहर का आउटर सेल मेम्ब्रेन है। फाइन। इसके अंदर जो है एक होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पिंक कलर का जो मैं बना रही हूँ वो है आपका, मिनट में थोड़ा सा अच्छे तरीके से तो ये देखिए यहाँ पर ये बाहर वाला जो होता है, मैं यहाँ पर आपको लेबल कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। जो बाहर वाला मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो है, उसका मतलब है मेरा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का आउटर लेयर। फाइन। उसके अलावा जो पिंक वाला बनाया है मैंने वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब
पहले हमने देखा था प्रोफेज के डायग्राम में, वहाँ पे कैसे थे, पूरे जो क्रोमोसोम्स थे पूरा अनकॉइल था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, पतले पतले थे, थिन थे, है ना। अभी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये थिक हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और उसके अलावा सारे क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं। अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये सब थिक हो जाते हैं, तो ये ऐसे थिक हो जाते हैं, फाइन, यहाँ पर ऐसे थिक हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आके जुड़ जाते हैं। अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, ये लाइन अब मैं बना रही हूँ इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब मिड मिड लाइन, ठीक है, मतलब सारे क्रोमोसोम्स जो है, तो सारे क्रोमोसोम्स जो है ये मिड लाइन के पास आकर जमा हो जाते हैं, तो मतलब इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल फाइन प्लेन। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आके सारे क्रोमोसोम्स जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको मेटाफेज कहते हैं। उसके अलावा जो मैंने एक सेंट्रियोल्स करके एक टर्म यूज़ किया था, सेंट्रियोल्स मैंने बताया आपको कि वो जो है एक सेल ऑर्गेनेली है, तो वो डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेशन हो जाता है, हमें देखा था यहाँ पर सेंट्रियोल्स का जो है डुप्लीकेशन हो जाता है कहाँ पर, प्रोफेज में। अब वो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, अभी पहले एक सेंट्रियोल था, अभी दो सेंट्रियोल्स हो गए, तो वो दोनों सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन में कैसे काम आता है, ये यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले तो दोनों सेंट्रियोल्स जो है दोनों एंड्स पे पहुंच जाता है। सपोज यहाँ पर एक एंड है, तो ये एक सेंट्रियोल बन गया आपका। सेंट्रियोल जो है ऐसे इस शेप में रहता है, इस शेप से हम उस सेंट्रियोल्स को दिखाते हैं, और ये एक सेंट्रियोल है यहाँ पर जो है, ये एक सेंट्रियोल यहाँ पर बन जाता है। अब ये दोनों एक सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं और दोनों पोल्स पे जुड़ जाता है। ये क्या बनाया मैंने, ये है सेंट्रियोल्स, फाइन। अब देखिए इन सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स जो है दो डिफरेंट मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक मेन स्टेप होता है कि इन सेंट्रियोल्स से कुछ प्रोटीन्स निकलते हैं, और ये जाकर जो है इधर जुड़ जाते हैं। ये प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, इसी प्रोटीन्स को कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, फाइन। ये जो प्रोटीन्स के धागे टाइप में अभी बना रही हूँ यहाँ पर, वो उसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर आके जुड़ जाते हैं, यहाँ पे। ये जो पिंक कलर का डॉट मैं बना रही हूँ, इसको किसी और कलर से हम देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये जो पिंक कलर का डॉट है, ये दो जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वो पिंक कलर के डॉट को हम ठीक है, तो ये पिंक कलर के डॉट को हम कहते हैं क्या, ये पिंक कलर के डॉट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, फाइन। तो ये सेंट्रोमियर जो है एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम में जो बीच में प्रेजेंट होता है, फाइन। अब ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सबसे पहले तो स्पिंडल फाइबर्स आपके सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं, और सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होने के बाद ये सेंट्रोमियर से जाकर जुड़ जाता है। अब हम देखेंगे आगे कि ये सेंट्रोमियर से आगे क्यों जुड़ते हैं, इनका काम क्या है, फाइन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मेटाफेज में, फाइन। सबसे पहले तो मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स थिक हो गए थे वो सारे क्रोमोसोम्स आके मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में जुड़ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में आके अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। उसके अलावा जो प्रोफेज में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो चुके थे, जो दो सेंट्रियोल्स प्रोफेज में बन चुके थे, वो भी क्या कर लेते हैं, वो भी अपने आप को जो है ऐसे पोल्स में आके लग जाते हैं, फाइन, अपने आप को पोल्स पे अरेंज कर लेते हैं। उसके अलावा मैंने एक टर्म यूज़ किया, उसका नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स क्या कहाँ पर होता है, सेंट्रोमियर्स एक स्ट्रक्चर है एक्चुअली, जो ऐसे क्रोमोसोम्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोसोम है, इसके बीच में मिडिल पोर्शन में ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रोमियर पे क्या होता है कि ये सेंट्रोमियर जो सेंट्रियोल्स है, वो सेंट्रियोल से एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन
प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो है ये सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमियर इन दोनों के बीच में ऐसे जुड़ जाते हैं। सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है और खुद को सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमियर से जोड़ा देता है। फाइन, ऐसे करके ये सारे सेंट्रियोल्स लग जाते हैं। तो ये होता है टोटल मेटाफेज में प्रोसेस। फाइन, इसके अलावा हम एक काम करते हैं, ये जितना भी हमने पढ़ा ये सब कुछ एक बार नोट कर लेते हैं ताकि हम भूले ना और हमारे पास एक आउटलुक रहे कि एक्चुअल में मेटाफेज में होता क्या है। फाइन, अब आ जाइए यहाँ पर देखिए। सबसे पहला मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के सबसे पहला स्टेप है दैट क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम्स को मैं सी चारों लिखती हूँ। क्रोमोसोम्स का क्या होता है, वो इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन। फाइन, अब इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब मैंने ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है, वो होता है मिड लाइन। फाइन, ये मिड लाइन पर आके जमा हो जाता है। इसके अलावा एक और सेंट्रियोल्स को क्या होता है, सेंट्रियोल्स एक टाइप के सेंट्रियोल्स को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। और स्पेशल बात ये है कि ये सेंट्रियोल्स जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। फाइन, ये सेंट्रियोल्स जो है सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। अब ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सेंट्रियोल्स जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं और ये टू पोल्स पर जाके अरेंज होते हैं। अरेंज एट टू पोल्स, ठीक है। ये दोनों जो है अपने अपने पोल्स में जाकर अरेंज हो जाते हैं। उसके अलावा तीसरा मेन काम होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। फाइन, स्पिंडल फाइबर्स जो है सेंट्रियोल से फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये सेंट्रियोल से बनता है और ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। ये होता है स्पेशल टाइप का प्रोटीन। इसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होके क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म तो हो गए लेकिन ये क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं किसको, से एक तो सबसे पहले ये सेंट्रियोल्स को अटैच करते हैं, किसके साथ, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोमियर। तो ये होता है टोटल मेटाफेज में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर अंडर हाईलाइट करके भी बता देती हूँ। सबसे पहले क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल, 1 मिनट थोड़ा ठीक कर लें, हाँ, इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है, मिड लाइन। उसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स खुद को अरेंज कर लेते हैं एट टू पोल्स पर अरेंज कर लेते हैं। फाइन, अभी सेंट्रियोल्स के अलावा एक और होता है कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होना शुरू कर देता है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से जो सेंट्रियोल बनाता है। उसके अलावा और कुछ और भी एक चीज़ होता है जो है कि ये जो सेंट्रियोल्स से मिलने वाला जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच करता है सेंट्रियोल्स को किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ। और ये सेंट्रोमियर कहाँ पर होता है, एट द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। ये है टोटल आउटलुक ऑफ द मेटाफेज। फाइन, ये आपको भी टोटल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप है, माइटोसिस से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। माइटोसिस का नेक्स्ट स्टेप हमें पढ़ना है अभी, वो नेक्स्ट स्टेप का नाम है एनाफेज। फाइन, तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जिसका नाम है एनाफेज। ठीक है, अब देखिए एनाफेज में होता क्या है ये हम देखेंगे। अभी अभी तक हमने मेटाफेज तक क्या देखा कि मेटाफेज में जो है सारे क्रोमोसोम्स मिड लाइन पर आके जमा हो गए और स्पिंडल फाइबर्स भी सेंट्रोमियर पर अटैच हो गए। अब एनाफेज में क्या होता है, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे एनाफेज का। सपोज ये एक बड़ा सा सेल है और ये सेल का क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सबसे पहले हमें सेल मेम्ब्रेन बनाना है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैं बना रही हूँ नेक्स्ट एक और सा सर्कल। फाइन, तो ये सर्कल जो मैंने ब्लू कलर से बनाया उसको कह देते हैं, वो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का आउटरमोस्ट बाउंड्री होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट बाउंड्री होता है। ये आप सभी को ऑब्वियसली पता ही होगा।
अब देखिए, अब न्यूक्लियस में क्या होता है। सबसे पहले तो हमने पिछले में देखा था कि ये सेंट्रियोल्स जो है स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर्स जो है स्पिंडल फाइबर्स से आके जुड़ चुके थे। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर से आके जुड़ तो चुके थे, अब ये जो है सेपरेट होना शुरू कर देंगे। सेपरेट कैसे होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम बनाएंगे सेंट्रियोल्स, ठीक है। यहाँ पर एक सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर हमने एक सेंट्रियोल बना दिया दोनों पोल्स पे, ठीक है। पोल्स मतलब एट द एंड्स, दोनों पोल्स पे एक एक सेंट्रियोल अरेंज होकर रहते हैं पूरे सेल डिवीजन के प्रोसेस में। उसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले सारे क्रोमोसोम्स जो है मिड पॉइंट पर अटैच थे, अब ये क्रोमोसोम्स जो है ऐसे बन जाए, वैसे मतलब स्प्लिट होना शुरू कर देंगे। स्प्लिट होके कैसे बनेंगे, एक मिनट, ये रहे, ये होगा और उसके अलावा ये, देखिए। तो ये आपको दिख रहा है दैट क्रोमोसोम्स हैव बीन स्प्लिटेड। ये आपका था मिड लाइन, ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन। और ये आपके पास था क्या, स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स अभी भी जुड़कर ही रहते हैं, ठीक है। किस किस को जुड़ के रहता है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमियर्स पे। सेंट्रोमियर आपके ऐसे रहते हैं, ये पिंक कलर के डॉट जो है वो हम समझ लेते हैं वो है सेंट्रोमियर। तो ये है टोटल एनाफेज का स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो गया, ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए। पहले क्रोमोसोम कैसा था, पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था ऐसा, है ना। अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी ये सबसे अभी तब क्या था, तब स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ चुके थे। फाइन, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आके जुड़ चुका था, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आके जुड़ चुका था। अब स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया, इन दोनों को ऐसे मतलब खींच दिए, ठीक है। तो खींचने के कारण ये ऊपर वाला जो भाग है वो इसको ऐसे जुड़ गया, और नीचे वाला जो भाग है ये दोनों ऐसे स्प्लिट हो गए हैं, और स्पिंडल फाइबर्स अभी भी जुड़ कर ही है। तो ये है टोटल प्रोसेस। क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पूरे क्रोमोसोम को ऐसे खींचता है, ठीक है। क्रोमोसोम से खींचता है और उसको सेपरेट करता है, तो जिसके कारण जो है क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है और सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। जो बीच में एक सेंट्रोमियर था पहले ऐसे, बीच में यहाँ पर एक सेंट्रोमियर हुआ करता था, अब ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो चुका है, दो सेंट्रोमियर्स बन चुके हैं, और उसके अलावा जो क्रोमोसोम्स है वो भी स्प्लिट हो गया। तो ये है टोटल प्रोसेस जो एनाफेज में होता है। फाइन, एनाफेज में क्या होता है, सबसे पहले तो मेटाफेज में बीच में जमा हो चुके थे, उसके अभी क्या हो गया, ये जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट हो गए एंड सेंट्रोमियर्स सेपरेट हो गया। फाइन, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट। फाइन, अब क्या होता है, सब अभी मैं आपको एक चीज़ बहुत ही मेन बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये रहे आपके क्या क्रोमोसोम्स। फाइन, ये आपका एक क्रोमोसोम है और एक और क्रोमोसोम को ले लेते हैं, ये आपका एक दूसरा क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के कुछ बहुत ही मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फाइन, एक मिनट, ये रहा है। सबसे पहला पार्ट क्या है जो आपको पता होना चाहिए, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बात, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी बनाया है उसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये अभी आप सभी को पता ही होगा ऑब्वियसली। फाइन, उसके अलावा ये जो डॉट्स मैंने बनाया है बीच बीच में, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। इस एक सेंटर में होता है, आपका क्रोमोसोम का सेंटर में होता है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेल डिवीजन में सेंट्रोमियर का बहुत ही मेजर रोल होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स आके सेंट्रोमियर्स पे लगते हैं, क्रोमोसोम्स पे नहीं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं वो सेंट्रोमियर्स पे आके अटैच होते हैं। फाइन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं कि क्रोमोसोम पर आके अटैच होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रोमोसोम्स पे नहीं, वो सेंट्रोमियर पे आकर अटैच हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ मेन बातें हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर ये एक क्रोमोसोम है तो यहाँ के ये जो दो आर्म्स है, ये ऊपर के दो आर्म्स है, ये नीचे के दो आर्म्स है। फाइन, तो ये दो आर्म्स को कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। फाइन,
वैसे ही इसके भी दो ऐसे आर्म्स है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, और नीचे भी वैसे ही दो आर्म्स है, तो उसको कहते हैं आप सिस्टर क्रोमेटिड्स। फाइन। अब उसके अलावा सपोज हम ये दो आर्म्स को पकड़ते हैं, एक ब्राउन कलर का और एक वॉयलेट कलर का, तो इनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, मैं SC लिख रही हूँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स को SC लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये जो दो आर्म्स है उसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वैसे ही एक क्रोमोसोम के जो दो आर्म्स है उसको सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स को लेते हैं उसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसके अलावा एक और जो चीज़ आपको समझनी है वो है कि एक क्रोमोसोम में अगर आप देखते हो, एक क्रोमोसोम में, मैं ये चारों लिख रही हूँ, एक क्रोमोसोम में एक क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है सबसे पहले तो। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है, उसके अलावा एक ही क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। फाइन। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर और 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। फाइन। इसमें एक क्रोमैटिड ये रहा आपका, एक सेंट्रोमियर, सॉरी, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें ये एक सेंट्रोमियर है। फाइन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ये 4 आपके क्रोमैटिड्स हो गए। फाइन। ये है आपका पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। ये एक पहला वाला, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तीसरा क्रोमेटिड और ये चौथा क्रोमेटिड। यहाँ पर भी सेम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब आप मुझे बताइए, पहला और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स है, यहाँ पर भी पहला दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स, तीसरा चौथा क्रिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पर तीसरा चौथा सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये चौथा और ये तीसरा, ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वैसे ही ये दूसरा और ये पहला, ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। फाइन। अभी हम देखते हैं, अभी हमने एनाफेज को एज ए डायग्राम समझ लिया है। अब हम एक काम करते हैं कि एनाफेज में जितने भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटने वाली हैं उन सबको एक बार नोट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक बहुत अच्छे नोट्स हमारे पास रेडी हो जाए। फाइन। अब देखिए, सबसे पहला एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच तो मेटाफेज में ही हो जाता है। इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है कि सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता है, इसीलिए सेंट्रोमियर 1 से 2 हो जाता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स सेपरेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। जो क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर होते हैं वो स्प्लिट होता है और क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि सेंट्रोमियर सेपरेट, क्रोमोसोम स्प्लिट, वो गलत लैंग्वेज हो जाएगा आपका। आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं। क्या है, सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो रहा है और क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ पर आपको स्टार भी बना देती हूँ। फाइन। अब देखिए, इसके अलावा और क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स जो हो रहे हैं वो क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स दी पोल। क्रोमोसोम्स जो है मूव टुवर्ड्स पोल, है ना। अभी वो क्रोमोसोम्स मिड लाइन पर अटैच्ड है क्या, मिड लाइन पर अरेंज्ड है क्या, इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज्ड है, नहीं। क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं कहाँ पर, पोल्स की तरफ। फाइन। क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द पोल्स। और इसके अलावा एक और मेन पॉइंट है आपका, वो है जो लेंथ ऑफ द स्पिंडल फाइबर इज बिकमिंग शॉर्ट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले मेटाफेज में देख गौर कीजिए। मेटाफेज में देखिए यहाँ से यहाँ तक, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको जो है बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, ये एक स्पिंडल फाइबर है, ये एक स्पिंडल फाइबर, ये एक स्पिंडल, आप देख रहे हैं लेंथ कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन जैसे ही ये पोल्स के पास आना शुरू कर देते हैं एनाफेज में, तो ये स्पिंडल फाइबर्स की जो है वो लेंथ भी शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है एनाफेज में कि स्पिंडल फाइबर्स, ऐसा लिख रही हूँ मैं, स्पिंडल फाइबर्स बिकम्स शॉर्टर। फाइन।
क्योंकि उनका लेंथ जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है पोल्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स बिकम्स शॉर्टर। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं एनाफेज के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। उसमें से भी, इन सब मेन पॉइंट से भी, ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम सेपरेट। ये आपके आंसर में भी पॉइंट है, आंसर में आपको ये पॉइंट इंक्लूड करना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका एनाफेज तक। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस वो है टीलोफेज। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट स्टेप बाकी है हमारा माइटोसिस का, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का। अभी हम देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब माइटोसिस प्रोसेस में, माइटोसिस सेल डिवीजन में, माइटोसिस सेल डिवीजन में, सोमैटिक सेल डिवीजन में आप मतलब न्यूक्लियस को कैसे डिवाइड हो रहा है, एक माइटोसिस सेल डिवीजन में न्यूक्लियस कैसे डिवाइड कर रहा है, ये पूरा प्रोसेस हम देख रहे हैं। इस प्रोसेस में टोटल 4 स्टेप्स है। पहला था प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा लास्ट वाला अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टीलोफेज। अब देखते हैं टीलोफेज में क्या होता है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इन सारे प्रोसेस को समझने के लिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपके जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स दिए हुए हैं वो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, या फिर जो भी आपकी टीचर बता रही है वो लर्न कर लीजिए, या फिर जो भी यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ वो भी वर्थफुल है, वो भी आप एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं। या आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स या फिर या तो आपके सेमेस्टर में आ सकता है, या फिर आपके जो प्री बोर्ड्स है मॉडल एग्जाम्स उसमें आ सकता है, या फिर हो सके कि आपके बोर्ड में भी आ जाए कि डायग्राम्स ड्रॉ करने का। तो डायग्राम्स आप लर्न करके रख लीजिए, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम बड़ा वाला एक सेल बनाएंगे, जिसका ये आउटर वाला जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद एक नेक्स्ट जो मैं ये बना रही हूँ, ये ब्लू कलर का, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फाइन, MEMB है, MEMB मतलब, मेरा मतलब है उसका न्यूक्लियर, सॉरी मेम्ब्रेन। फाइन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब सेल के अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है, ये अब हम समझेंगे। अब तक हमने क्या देखा कि अ, जो दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने जगह पर आना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये एक मिनट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी फिल नहीं होता है। सबसे पहले तो देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन तो है आपके पास ऑलरेडी, ये आपके पास 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा और भी बड़ा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ पाए आप। ठीक है, ये समझिए आपका सेल है। फाइन, ये आपका सेल है, और इस सेल के अंदर आपके पास 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते हैं। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, और ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है। और सेंट्रियोल्स जो है वो भी बना लेते हैं हम। यहाँ पर एक सेंट्रियोल है, इस न्यूक्लियर, इधर यहाँ पर बना है ये सेंट्रियोल, और यहाँ पर एक सेंट्रियोल हमने बना लिया। अब देखिए, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो देखिए। अब न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास पहले क्रोमोसोम्स कैसा हुआ करते थे, पहले आप सभी को पता है क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस हुआ करते थे, मतलब वैसे मोटे हुआ करते थे। अब ये जो कंडेंस क्रोमोसोम है फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से ये पतले हो जाएंगे, और फिर से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इसको डी कंडेंस होना शुरू कर देंगे, और ये डी कंडेंस क्रोमोसोम्स ही यहाँ पर होते हैं। मतलब इधर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो है ये क्रोमोसोम्स जो है डीकंडेंस हो जाते हैं। फाइन,
तो ये है आपका, और यहाँ पर जो है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो एनाफेज था, एनाफेज में क्या हुआ था, एनाफेज में जो है आपके पास न्यूक्लियर सेल था, ये समझो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मैंने डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया, फाइन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है आपके पास सारे क्रोमोसोम्स जो है अलग अलग तरफ, मतलब अपने अपने तरफ आ चुके थे, अलग अलग पोल्स के तरफ आ चुके थे, फाइन। ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हो गए। अब देखिए, अब क्या हो गया कि यहाँ पर इस क्रोमोसोम्स का एक ग्रुप बन गया और इस क्रोमोसोम्स का एक ग्रुप बन गया। तो ये ऊपर वाले क्रोमोसोम का ये है और ये नीचे वाले क्रोमोसोम का ये है, और अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं। और फिर यहाँ से बीच में से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट सेल और ये एक इंडिपेंडेंट सेल बन जाता है। आपको समझ में आ गया होगा पूरा टोटल हमने क्या किया। हमने एनाफेज में क्या कर रहे थे, हम जो क्रोमोसोम्स थे आपके, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, जो आप एनाफेज में क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम्स थे वो अलग अलग पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते, वैरस मेटाफेज में क्या हुआ था, वो ऐसे बीच में लाइन में इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हुआ करते थे। लेकिन जैसे एनाफेज स्टार्ट हुआ, जो स्पिंडल फाइबर्स है उसकी लेंथ शॉर्ट हो गई, उसके अलावा क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट हो गए और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। ये सब होने की वजह से क्या हो गया, ये जो क्रोमोसोम्स है वो ऊपर जाना, अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए थे, फाइन। अब जैसे ही पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए थे, टीलोफेज में आते आते क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स अपना एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेता है, ये क्रोमोसोम्स अपना एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेता है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सेल में आपके पास ये एक क्रोमोसोम्स, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। अब जब आपके पास ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो और क्या बचता है, बस सेल को डिवाइड करना है, ठीक है। अभी ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्यों सेल डिवाइड कर रहा है। अभी आप ये भी पूछ सकते हो कि क्यों सेल डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस रहने देते हैं, ऐसा एक सेल बना देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर एक सेल में आपके पास दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये लिखना बेटर रहेगा आपके लिए। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब समझते हो आप, एक नया ही कोई तो भी नया जीव तैयार कर बैठोगे, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, एक सेल में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। अगर वो सोमैटिक सेल है तो आपके पास 2n क्रोमोसोम्स होंगे, और अगर वो नॉर्मल मतलब जर्म सेल है तो आपके पास n क्रोमोसोम्स होंगे, फाइन। तो एक सेल में जो है दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लास्ट में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो ये ऊपर वाला एक सेल इंडिपेंडेंट सेल बन जाता है, नीचे वाला एक इंडिपेंडेंट सेल बन जाता है, और इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, फाइन। अब देखिए, अब हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि एनाफेज, पर्टिकुलरली एनाफेज में क्या हुआ है। तो एनाफेज में आते आते ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो बन जाता है और सेल जो है डिवीजन के लिए एकदम तैयार बैठा है। सबसे पहले आपके पास ऐसा वाला क्रोमोसोम हुआ करता था, अब ये फिर से डिकंडेंस हो चुका होता है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। स्पिंडल फाइबर्स भी जितने भी थे आपके स्पिंडल फाइबर्स वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, फाइन। तो अभी हम नोट कर लेते हैं वन बाय वन की टोटल टीलोफेज का क्या ओवरलुक है, ठीक है। सबसे पहला टीलोफेज में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन NM लिख रही हूँ मैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स, ठीक है, फिर से बनना शुरू हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सबसे पहली बात तो ये है। उसके अलावा और क्या होता है, नोट्स अच्छे दिखने चाहिए, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म सबसे पहले तो, ठीक है। अब उसके अलावा जो है जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स का क्या होता है, डीकंडेंसेशन हो जाता है, मतलब वो फिर से पतले हो जाते हैं, फिर से थिन हो जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डीकंडेंसेशन। और उसके अलावा आपके पास और क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स, क्रोमोसोम डिकंडेंस, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, फाइन। मतलब स्पिंडल फाइबर्स का दिखना भी बंद हो जाता है। ये सब मेन प्रोसेस है, और सेल इज रेडी टू डिवाइड, मतलब सेल जो है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल, ओके। तो उसके लिए
फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये कुछ मेन प्रोसेसेस है जो आपको लास्ट फेज मतलब टीलो फेज में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म कर जाता है, उसके बाद क्रोमोसोम्स डिकंडेंसेशन हो जाता है उसका, मतलब फिर से पतले हो जाता है, और उसके अलावा स्पिंडल फाइब्रोस डिसअपियर कर जाता है। तो ये है टोटल पूरा टीलोफेज के बारे में। अब देखिए, अब टीलोफेज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया कि एक सेल में जो है आपके पास दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब दो ऑलमोस्ट दो न्यूक्लियस बन के रेडी है। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं। यही मैंने कहा कि ये ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। फाइन, बीच से इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये जाके एक सेल बन जाएगा, ये जाके एक सेल बन जाएगा। तो वो डिवीजन प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो आइए वो डिवीजन प्रोसेस को देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, फर्स्ट प्रोसेस हमारा काइरोकाइनेसिस था। काइरोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा वो है साइटोकाइनेसिस। आप घबराइए मत, साइटोकाइनेसिस में कोई भी स्टेप्स नहीं है, बस वो एक प्रोसेस है। फाइन, तो नेक्स्ट प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिविजन ऑफ सेल। अब देखते हैं हम ये साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कैसे होता है। फाइन, सबसे पहली बात, साइटोकाइनेसिस मतलब, इसका मतलब क्या होता है, डिविजन ऑफ, दिस द प्रोसेस इन which includes division of cell और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको आप लोगों को पता होगा क्या होता है। फाइन, तो ये होता है पूरे साइटोकाइनेसिस में। फाइन, अब देखिए, अब ये डिफिनेशन कैसा होता है। सबसे पहले हम इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से समझना इजी होता है और तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली सेल में। फाइन, तो ये मैं बना रही हूँ, ये बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो है वे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, और इसके अंदर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे एंटैंगल्ड है। एंटैंगल्ड मतलब ऐसे कॉइल्ड है। ओके, ये हो गए इसके क्रोमोसोम्स। और इसके अलावा इसके पास बहुत सारे इसके पास जो भी ऑर्गेनेलीज है, ये है सेंट्रियोल, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवीजन के लिए क्या होता है, डिवीजन में जो है एनिमल सेल में अलग प्रोसेस होता है और प्लांट सेल में अलग प्रोसेस होता है डिवीजन का। सबसे पहले हम समझते हैं एनिमल सेल में कैसे सेल डिवीजन होता है। एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल में जो है ये फरोइंग, इसको बोलते हैं फरोइंग। एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसका नाम है फरोइंग। फरोइंग, ठीक है। अब फरोइंग क्या होता है, फरोइंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक नॉच बन जाता है, एक नॉच बन जाता है जिसके कारण सेल डिवीजन हो जाता है। अब नॉच कैसा होता है ये मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बता देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है समझिए, तो ये इस प्रकार ऐसा अंदर जो है एक थोड़ा सा अंदर बेंड हो जाता है, और ये अंदर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ये ऊपर का ये नीचे का। और ऐसे करते करते जो ये है कि ये दोनों से यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से ये आ जाता है, यहाँ से ये आ जाता है, ऐसे करके ये पूरा ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो मतलब यहाँ से ये प्रेस होना शुरू हो जाता है, यहाँ से ये प्रेस होना शुरू हो जाता है, तो वो ये प्रेस होना शुरू हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है। आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसे अंदर जा गया हुआ, उसको कहते हैं नॉच। तो एनिमल सेल्स में नॉच के कारण जो है सेल डिवीजन हो जाता है। अब आता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में किस कारण होता है ये हम देखेंगे। अब प्लांट सेल की एक और कहानी है, प्लांट सेल में जो है नॉच नहीं बन पाता, इसलिए इसमें क्या फॉर्म होता है, इसमें फॉर्म होता है सेल प्लेट। इसमें क्या इसमें किसके वजह से होता है, इसमें सेल प्लेट के वजह से साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस होता है। अब ये सेल प्लेट क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है,
तो इसके अंदर जो है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, ये ऊपर वाला, ये एक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम्स है वो ऐसे एंटेंगल्ड होंगे, मतलब पूरे कॉइल्ड होंगे और पतले पतले स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, अब सेल प्लेट कैसे फॉर्म होता है? सेल प्लेट जो है ऐसे बीच में से फॉर्म होना शुरू कर देता है, ऐसे जो है ये आपको बनता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, बीच में से एंड्स के ओर जाएगा, तो ये ऐसा सेल प्लेट फॉर्म हो जाता है और फिर ये ऊपर वाला एक और इंडिपेंडेंट सेल बन जाता है, नीचे वाला एक और इंडिपेंडेंट सेल बन जाता है। इस प्रकार ऐसे 1 और 2 दो सेल्स आपके पास तैयार हो जाता है। तो गौर करने वाली बात ये है कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है आपके पास, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो है आपके पास मिडिल से एंड्स की तरफ जाता है। ये जो है मिडिल से, मतलब बीच से शुरू होता है, मिडिल्स टू फ्रॉम मिडिल टू एंड। और इसके अलावा जो नॉच मैंने कहा जिसके कारण एनिमल सेल्स में डिवीजन होता है, ये नॉच कैसे बनता है? ये फ्रॉम एंड्स से शुरू होता है, फ्रॉम एंड्स टू मिडल। ठीक है, फ्रॉम एंड्स टू मिडल या फिर सेंटर हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल साइटोकाइनेसिस। इस प्रकार आपके पास प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स रेडी हो जाते हैं, और इस प्रकार जो है हमारे पास एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स हमारे पास रेडी हो जाता है। तो ये है टोटल प्रोसेस आपके पास माइटोसिस डिवीजन का। ओके, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप पूरा अच्छी तरीके से आपके दिमाग में एक बार में ही सब कुछ बैठ जाए। वैसे तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, पर पता नहीं क्यों बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एंड व्हेन आई से एक्सपेक्टेड आई मीन इट। फाइन, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सेल डिवीजन हम पढ़ रहे थे। सेल डिवीजन में सबसे पहले तो डेफिनेशन देखा हमने, दैट इज अ प्रोसेस इन विच सेल विल डिवाइड इनटू इट्स डॉटर सेल्स इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। फाइन, अभी ये एक सेल था, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम देखकर समझाया। देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल जो है 2 नए सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो नया पहला वाला सेल है उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, जो दूसरा वाला सेल है उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। अभी सेल डिवीजन किस काम के हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ करवाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस और ग्रोथ करवाता है, और उसके अलावा रिपेयरिंग में भी काम करता है। इसके लिए जो है सेल डिवीजन जो है बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होता है। जैसे मैंने कहा, ये एक स्किन समझिए, आपका ये स्किन की लेयर है, यहाँ पर आपका स्किन के सेल्स खराब हो गए हैं, तो सेल डिवीजन ही उधर नए सेल्स बनाने के काम आता है। अब सेल डिवीजन जो है 2 टाइप के होता है। सबसे पहला प्रोसेस माइटोसिस, दूसरा प्रोसेस मेयोसिस। माइटोसिस में भी माइटोसिस के प्रोसेस को ही सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स में टेक्स प्लेस करता है, मतलब इट टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स, व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? दोज आर नॉर्मल बॉडी सेल्स, जो आपके बॉडी में होते हैं उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। फाइन, अब हर एक सेल डिवीजन में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। फाइन, सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस में हमने समझा कि उसको क्यों कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। फाइन, और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसको साइटोकाइनेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि साइटो मतलब होता है सेल या फिर साइटोप्लाज्म, और उसके अलावा काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। फाइन, यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस का डिवीजन सेल के अंदर कैसे होता है। फाइन, अब कैरियोकाइनेसिस में 4 मेन स्टेप्स होते हैं, वो हमने एक 1 बाय 1 समझा। सबसे पहला स्टेप है प्रोफेज। फाइन, अब प्रोफेज में क्या होता है, ये मैंने डायग्राम भी बना के बताया आपको। सबसे पहले तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होता है। फाइन, तो ये क्रोमोसोम जो है ये थ्रेड्स के शेप में होता है, और इसका जो थिकनिंग शुरू हो जाता है, थिकनिंग मतलब ये मोटा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम का रॉड शेप बन जाता है। उसके अलावा सेंट्रियोल्स करके हमारे सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेली होती है,
है वो डुप्लीकेट कर जाता है, मतलब डबल हो जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर का कवरिंग होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ये होता है ये हो गया प्रोफेज की बात। अब आता है मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो है सबसे पहले क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे आके जुड़ जाते हैं। फाइन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब मिड लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब होता है मिड लाइन। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स जो डुप्लीकेट हो चुके थे वो अपने आप को पोल्स में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रियोल्स है ये अपने आप को पोल्स में, मतलब एंड टू एंड, वन एंड, फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड में आके ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। उसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स है उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और ये स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। दिस आर द स्पेशल type of proteins which are useful in cell division, fine। उसके अलावा attach centrioles and centromere। what does the spindle fibers do? spindle fibers जो है ये अटैच करते हैं किसको, एक तो सेंट्रियोल को, दूसरा सेंट्रोमियर को, फाइन। ये जो पिंक डॉट है वो क्या है, सेंट्रोमियर, फाइन। अब ये जो ब्राउन कलर के धागे मैंने बताया है वही है आपके स्पिंडल फाइबर्स। ये हो गया पूरी बात हमने समझ ली मेटाफेज में। अब आते हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो है सबसे पहली बात, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम्स सेपरेट। सेंट्रोमियर्स का स्प्लिटिंग हो जाती है और क्रोमोसोम्स भी सेपरेट हो जाते हैं। ये जो सेंट्रोमियर्स है वो पहले एक सेंट्रोमियर था लेकिन अभी दो सेंट्रोमियर्स हो गए, और ये क्रोमोसोम जो यहाँ पर और यहाँ पर है वो पहले एक क्रोमोसोम था लेकिन ऐसे करके ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, फाइन। और ये सेंट्रोमियर्स भी, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए इसलिए सेंट्रोमियर्स को भी डिवाइड होना पड़ा। यहाँ पर होने के बाद क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स पोल। क्रोमोसोम्स जो है अभी पहले मेटाफेज में क्या करते थे, वो एक मिड लाइन पे इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ऐसे डिवीजन हो जाता है, मतलब एनाफेज में जैसे ही एंटर कर जाता है तो क्रोमोसोम्स जो है पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स भी शॉर्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उनका डिस्टेंस कम हो जाता है, फाइन। अब ये हो गया पूरा एनाफेज का। इसके अलावा मैंने ये डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है क्रोमेटिड्स क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसके अलावा एक क्रोमोसोम में जो है वो एक सेंट्रोमियर होता है और 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिस कारण आपको समझ पाए आप। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है और 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए, एक क्रोमोसोम में आपके पास एक सेंट्रोमियर है यहाँ पर, और उसके अलावा 4 क्रोमेटिड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक क्रोमेटिड्स में भी सिस्टर क्रोमेटिड्स वो होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। उसके अलावा अगर ये एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड ले लिया, ये एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड ले लिया, और इन दोनों को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, फाइन। तो ये हो गया पूरा आपका एनाफेज तक। उसके बाद हमने पढ़ा टीलोफेज के बारे में। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू हो जाता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स। उसके बाद क्रोमोसोम्स डिकंडेंस हो जाता है। डिकंडेंस मतलब फिर से पतले हो जाता है, थिन हो जाता है। जैसे हमने प्रोफेज में देखा था वैसे ही ये फिर से एंटेंगल्ड और कॉइल्ड होना शुरू कर जाते हैं। उसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसे करके ये आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेल में कि 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास फॉर्म हो गया और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपके पास बन चुके थे। अब एक बार जब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बन चुके हैं तो ये सेल को डिवाइड करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है कि ये एक बार 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बन चुके तो इस सेल को कैसे भी करके डिवाइड करना ही है, नहीं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए वो डिवाइड कर जाता है, फाइन। अब देखिए, डिवाइड करने के प्रोसेस को सेल
सेल के डिवाइड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, साइटोकाइनेसिस इज डिविजन ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म, उसको कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। अब एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस अलग तरीके से होता है और प्लांट सेल में जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम समझेंगे एनिमल सेल के बारे में। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ठीक है। एनिमल सेल्स में जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फरोइंग। जो एनिमल सेल्स में जिस प्रकार साइटोकाइनेसिस होता है उस स्टेप को बोलते हैं फरोइंग। अब फरोइंग के कारण क्या होता है, वहाँ पर एक नॉच तैयार हो जाता है। जो ये देख रहे हो, ये जिस प्रकार आया है, आपका अंदर जाकर आया है एक स्ट्रक्चर, फाइन। ये ऐसा चल रहा था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो उसको कहते हैं नॉच। और ये नॉच जो है वो एंड टू मिडिल होता है, मतलब ये ऐसे था तो ये एंड से मिडिल की तरफ जाता है, ठीक है। अब आता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में किस प्रकार आपके पास थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, एंड टू मिडल, फाइन। अब आता है प्लांट्स की तरफ कि प्लांट्स के में किस प्रकार साइटोकाइनेसिस होता है। अब प्लांट्स में जैसे कि हमने देखा था एनिमल सेल्स में आपके पास नॉच तैयार हो चुका था, वैसे ही प्लांट सेल में जो है आपके पास यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन के कारण साइटोकाइनेसिस होता है। अब साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट तो होता ही है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम मिडिल टू एंड। ये मिडिल से लेके एंड तक इसका सेल प्लेट फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, मतलब ये स्टार्ट यहाँ से करता है और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस। हमने आज सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस पढ़ा और जिसमें से हमने एक ही टाइप ऑफ सेल डिवीजन को डिस्कस किया, वो है माइटोसिस, फाइन। मियोसिस हमारा रहता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि हम एक बार इसका टेक्स्ट बुक रिविजन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, और कुछ अगर पॉइंट्स अगर मिस हो जाता है तो हम उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, उसको भी हाईलाइट कर लेंगे, फाइन। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि व्हाट हैपन्स टू द सेल ऑफ एन इंजर्ड टिश्यू। एक अगर इंजर्ड टिश्यू लेते हो तो फिर उस सेल्स को क्या होता है, सबसे पहले तो वो सेल्स जो है सेल डिवीजन करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें न्यू सेल्स बनाने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन, फाइन। वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड, येस इट हैपन्स, ठीक है। तो द आंसर इज येस। अब देखिए, do the plants get injured when do we pluck the flowers? How are those wounds healed? Yes, वहाँ पर भी सेल्स जो है तोड़ दे रहे हो आप, वहाँ पे आप फूल की डंडी आप तोड़ दे रहे हो, मतलब वहाँ पे सेल्स जो है डैमेज हो जा रहा है, फाइन। तो ये वूंड कैसे बढ़ता है, सिंपल प्रोसेस है, सेल डिविजन की वजह से वो फिर से सेल्स फॉर्म होना शुरू कर देते हैं, फाइन। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर? Does the number of cells in the body increase? If yes, how? हाँ, ग्रोथ किसके वजह से होता है, सेल डिवीजन के वजह से होता है। डज द नंबर ऑफ बोन्स इंक्रीज? यस। हाउ? ये हमने पूरा प्रोसेस अभी जो हमने देखा इसके कारण होता है, फाइन। अब how the new individual of the species is formed from the existing one of the same species? सिंपल सा प्रोसेस है, सेल डिवीजन की वजह से ये होता है, फाइन। अब देखिए, अब आते हैं हम टेक्स्ट बुक रीडिंग के ऊपर। देखिए, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द cells and living organism. Due to this property only new organisms are formed from the existing one. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. ठीक है, सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक सेल का और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके कारण ही जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ये ग्रोथ के काम आता है, और इमैशिएटेड बॉडी मतलब वुंडेड बॉडी, ये रिपेयरिंग के लिए भी काम आता है, फाइन। अब उसके अलावा यहाँ पर लिखा है, देखिए, देयर आर
टू स्टेप्स ऑफ सेल डिविजन, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। दो प्रकार के सेल डिविजन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन। सबसे पहले माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स। सोमैटिक सेल्स को ही स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स का मतलब क्या है, बॉडी सेल्स, फाइन। वेराज मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स। मियोसिस जो है जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है। जर्म सेल्स मतलब द सेल्स विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, फाइन। अब देखिए सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइन। अब देखिए बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिविजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। जी हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फाइन। अब बिसाइड्स दिस यहाँ पे कुछ लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा। Besides other cell organelles are also present, ठीक है। अभी सेल्स में जो है अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो अभी हम देखते हैं, let us study the cell division with the help of this information, fine। अब देखिए, अब हम आगे रीड करते हैं। Before any type of cell division, the cell doubles its chromosomes number present in the nucleus। ये हाईलाइट कर लीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Before any type of cell division, the cell doubles up its chromosomes, fine, ठीक है। chromosome number one minute chromosome number present in its nucleus, that is if chromosome, ये important है, if chromosome number is 2n, it get doubled up to 4n, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ क्या बताया है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल भाषा में देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर जो भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने से पहले सबसे मेन प्रोसेस होना चाहिए वो है क्रोमोसोम नंबर का डबल होना। क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होना चाहिए। क्यों डबल होना चाहिए, क्योंकि तभी तो सेल डिवीजन होता है। अगर एक सेल में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको सेल डिवीजन करने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो अगर डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम, अगर एक सेल में दो सेट हो जाएंगे तब उसको जाकर सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी सेल डिवीजन होता है जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है। जो नॉर्मल अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर है, तो अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर है तो उसको हम दिखाते हैं 2n से। और अगर डबल हो जाता है मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो उसको हम दिखाते हैं 4n से, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये इन्होंने बताया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहाँ पे अपने अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और डायग्राम है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। ये देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, दैट a pair of each type of chromosome is present in 2n condition where single chromosome of each type is present in n condition and their structure is like one as shown in the figure। यहाँ पे क्या लगा, ये जो है ये 2n कंडीशन है, फाइन। मतलब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 2n में क्या होता है, अगर एक सिंगल सेट है तो फिर उसको 2n बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेट है तो उसको कहते हैं हम 2n, और अगर दो सेट है तो उसको कहते हैं हम 4n। तो यही आपको वहां पर समझाया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, माइटोसिस पे आते हैं। सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू टू मेन स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है, कैरियोकाइनेसिस जो कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और दूसरा साइटोकाइनेसिस जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड टू 4 स्टेप्स। कैरियोकाइनेसिस में भी और 4 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है वो है प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या होता है वो हम देखते हैं। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। सबसे पहले क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, एकदम थ्रेड लाइक होता है, ऐसे पतले पतले होते हैं और ऐसे ऐसे कॉइल्ड होता है। तो उसका कंडेंसेशन मतलब थिकनिंग
ठीक है। कंडेंसेशन मतलब थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, वो स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, इसके वजह से क्रोमोसोम्स कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और थिक हो जाता है। एंड स्टार्ट अपीयर अलोंग द पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब जैसे एक बार ये शॉर्ट और थिन हो गए तो इसके वजह से क्या हो जाता है, ये इस स्ट्रक्चर में आना शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है, इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखना शुरू हो जाता है। फाइन। तो अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ देयर सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट हो जाता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। ईच सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है मेटाफेज। मेटाफेज मैंने नेक्स्ट इसमें निकाला है, ये देखिए यहाँ पर है मेटाफेज। मेटाफेज को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोफेज को हमने जान लिया, ठीक है। अब मेटाफेज की बारी। मेटाफेज देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, ये हमने ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली डिसअपियर मतलब खत्म हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। क्रोमोसोम कंप्लीट द कंडेंसेशन, यहाँ पे कंप्लीटली क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और वो इस फॉर्म में दिखना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे 4 क्रोमेटिड्स लेकर दिखना शुरू कर देते हैं, उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स भी दिखना शुरू हो जाता है, उसके पास एक सेंट्रोमियर भी होता है। फाइन। एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि ये दोनों है। फाइन। अब देखिए, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। कहाँ पे अरेंज हो जाता है, पैरेलल मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन को ही सेंट्रल प्लेन या फिर मिड लाइन भी बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स। उसके अलावा क्या होता है, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, उसका नाम है स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर भी दिखना शुरू हो जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे अटैच होता है, सपोज ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल है समझिए, तो ऐसे सेंट्रियोल से ऐसे सेंट्रोमियर के बीच में दिखना शुरू हो जाता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स के बीच में होता है। फाइन। आई होप अभी सबको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ते हैं और वो नेक्स्ट स्टेप है एनाफेज। फाइन। अब एनाफेज में क्या क्या है ये हम देखते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं सबसे पहले। तो एनाफेज को देखिए, इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये हमने एज इट इज मैंने पॉइंट बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, और ये लाइन ऐसे की वैसे ही लिखना चाहिए तो बेटर होगा आपके लिए। दैट सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, क्रोमोसोम्स का स्प्लिटिंग नहीं होता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है और क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। फाइन। और देखिए, and they are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fibers, और उसके वजह से क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो है शॉर्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है अपने अपने मतलब रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम को खींचते हैं। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास, ये ठीक है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्रोमोसोम्स जो है वो पुल हो जाते हैं, मतलब अपने अपने जब एक बार पोल्स में आ जाते हैं तो वो बंच ऑफ बनानास के जैसे, बनानास की तरह आपको दिखाई देना शुरू कर देते हैं। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम ईच एट द टू अपोजिट, एक मिनट, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट द टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ऊपर का जो पोल है वहाँ पर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, नीचे का जो पोल है वहाँ पर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। पहले जब सेल डिविजन होने से पहले हमने बताया, वहाँ पर बताया गया है कि क्रोमोसोम जो है डबल हो जाता है। फाइन। पहले हमने बताया कि सेल डिवीजन शुरू होने से पहले ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल हो जाता है। क्यों डबल हो जाता है, कि अगर सेल में डबल क्रोमोसोम नंबर रहेगा, मतलब एक सेट के बजाय अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा तभी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, नहीं तो सेल डिवीजन नहीं होता। क्यों सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि अगर एक ही सेट है तो फिर सेल डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए। ठीक है। अब जब 2 सेट्स बन जाते हैं, 2 सेट्स का मतलब क्या होता है, 2 सेट्स मतलब 4n,
फाइन। दो सेट्स मतलब होता है 4 n टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब एनाफेज में क्या होता है, ऊपर एक सेट जमा हो जाता है, नीचे एक सेट जमा हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक सेट जमा हो गया, ये एक सेट जमा हो गया। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है टीलोफेज, टीलोफेज में ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, नीचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। लास्ट में जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो ऊपर वाले का एक सेट का क्रोमोसोम ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो वो एक सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है, नीचे वाले सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है, मतलब फिर से वो क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाता है। फाइन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ तक एनाफेज खत्म हो गया। एनाफेज के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इधर टीलोफेज पे। अब देखिए टीलोफेज का क्या कहानी है, ये हम एक बार समझते हैं। नेक्स्ट इज टीलोफेज। अब टीलोफेज को समझते हैं। द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल, द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एक the chromosome which have reached at opposite poles of the cell now decondense। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम जो है सबसे तो अपोजिट पोल्स पे आ जाता है और वो डिकंडेंस हो जाना शुरू कर देता है। डिकंडेंस मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पहले थिक थे, अभी वो फिर से ऐसे पतले पतले धागे की तरह हो जाते हैं। फाइन। विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक, मतलब वो क्या हो जाता है, डिकंडेंस मतलब थ्रेड लाइक और थिन और इनविजिबल हो जाता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर होना शुरू हो जाता है। एंड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट द पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर वाले एक सेट के पास भी बनना शुरू हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और नीचे वाले एक सेट के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। मतलब टोटल लास्ट में ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा सेल के अंदर। फाइन। अब देखिए, टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द सेल। जैसे कि मैंने बताया ये एक सेल है, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो यहाँ पर एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल, तो टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये एक न्यूक्लियर, ये एक न्यूक्लियर, तो टू डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म इन अ सेल। ठीक है। और उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो अपीयर, न्यूक्लियोलस ऑल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स फिर से डिसअपियर होना शुरू कर देते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसे कहते हैं हाँ न्यूक्लियोलस, तो वो भी अपने जो अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फिर से फॉर्म होना शुरू कर देता है, तो अपने अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अपना अपना न्यूक्लियोलस भी फॉर्म होना शुरू कर देता है। फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म के डिवीजन में, मतलब साइटोकाइनेसिस के ऊपर। इन दिस वे कायोकाइनेसिस कंप्लीट एंड साइटोकाइनेसिस बिगिन। अब बारी होती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म एंड कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। दो जो सेल्स बन जाते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद उसे कहते हैं हम डॉटर सेल्स। फाइन। अब देखिए, in this process a notch is formed at an equatorial plane of the cell which deepens gradually and thereby two new cells are formed। अभी क्या होता है, एक ऐसा नॉच बनना शुरू हो जाता है। नॉच मतलब ये एक ऐसा बेंड हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेंड हो जाता है, जो ये स्ट्रक्चर है उसी को कहते हैं हम नॉच। ठीक है। तो ये नॉच बनना शुरू हो जाता है जिसके कारण फिर ऐसे डीप होते जाता है और भी प्रेस होते जाता है, और फिर ये लास्ट में आके ऐसे टूट जाता है। तो इसी को जिसके कारण हमारा सेल जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ प्लांट के केस में क्या होता है आपके पास, प्लांट के केस में थोड़ी सी अलग कहानी बन जाती है। इन केस ऑफ प्लांट्स इंस्टेड ऑफ नॉच नहीं बनता, लेकिन सेल प्लेट फॉर्मेशन बन जाता है एग्जैक्टली अलोंग द मिडिल लाइन ऑफ द सेल एंड द साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। यहाँ पे प्लांट के केस में क्या होता है, ये एक सेल है, ऊपर एक नीचे एक न्यूक्लियस तैयार बैठा हुआ है, लेकिन प्लांट के केस में ऐसे सेल प्लेट्स फॉर्म होना शुरू कर देते हैं, बीच बीच में ऐसे सेल प्लेट्स फॉर्म होना शुरू कर देता है, जिसके कारण फिर बाद में ऐसे सेल डिवाइड हो जाता है, ऊपर का एक निजी सेल, दो डॉटर सेल्स हमारे पास बन के तैयार बैठते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पूरा साइटोप्लाज्म के बारे में, सॉरी साइटोकाइनेसिस के बारे में। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर, माइटोसिस किस किस का काम करता है वो यहाँ पर हमें बताया गया है। यहाँ पे देखिए, माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ का काम करता है ऑब्वियसली। बिसाइड्स इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ
इमैशिएटेड बॉडी मतलब जो सेल्स अगर हमारे कुछ सेल्स अगर हमारे बॉडी से निकल जाते हैं या फिर कुछ खराब हो जाते हैं तो उस सेल को फिर से रिस्टोर मतलब फिर से बनाने का काम आता है। वाउंड हीलिंग मतलब जो भी खरोच या फिर अगर चोट लग जाती है तो उसको अच्छा बनाने के लिए भी हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो नए ब्लड सेल्स होता है, जो नए ब्लड सेल्स बनते हैं उसको बनाने के लिए भी हमारे पास माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप ये आपको और पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मियोसिस हम कर लेंगे। तो यहाँ पर अपना रोकते हैं और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो भी नोट्स हैं, नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बढ़िया बढ़िया नोट्स आपको मिल रहा है, देखिए कितना कलरफुल और कितना हाइलाइटेड नोट्स मिल रहा है। सारे सभी पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने चाहिए वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख कर है विद डायग्राम्स। और ये नोट्स जो है अभी आपके काम भले ना आए क्योंकि अभी तो आपको फ़िलहाल और टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके पास 3-4 महीना बाकी है। लेकिन आपको ये लास्ट मोमेंट में अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है और आपको रिवाइज़ करना है तो आपको ये काम आएगा। अगर आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। फाइन, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है। और आप एक काम कर लीजिए, ये सारे नोट्स आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए ताकि फिर आपको ज़्यादा जल्दी रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम के पहले दिन भी अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना कलरफुल और हाइलाइटेड है, सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सब हाइलाइटेड है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो है कल हम मियोसिस करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, लाइक के बाद आपको शेयर करना है, शेयर करते करते ही उधर ही कहीं तो भी नीचे एक बटन होता है सब्सक्राइब का। फाइन, अब सब्सक्राइब कर ही दिया है तो सब्सक्राइब जैसे ही करते हो आप वैसे ही यहाँ पर एक ऐसे घंटी टाइप आपको एक बटन दिखेगी, तो वो घंटी के ऊपर भी आप जाके प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस कीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और आपके पास पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं। फाइन, तो चलिए लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।